बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी की तो उसका ख्याल था कि ईरान चंद ही रोज़ में घुटने टेक देगा, लेकिन अमरीकी पॉलिसी साजों के दूसरे इंदाजों की तरह यह इंदाजा भी गलत साबित हुआ और अमरीका अब एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसके बायस ट्रंप समेत अमरीकी क़यादत शदीद दबाव में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगरचे पुरुमीद है कि अमरीकी नाकाबंदी ईरान के तेल के कुओं को बंद करने के करीब पहुंच चुकी है और ईरान जल्द अमरीकी शराइत के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने भी गुज़श्ता रोज़ एक सख्त बयान में यह दावा किया कि बहरी नाकाबंदी के नतीजे में ईरान की तेल पैदा करने की सनत मफलूज होने के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नाकाबंदी जारी रही तो ईरान के लिए जल्द ही कुओं से तेल निकालना मुमकिन नहीं रहेगा और पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी नौइयत का दावा करते हुए कहा कि ईरान खुद अमरीका को यह पैगाम दे रहा है कि वह एक इंतहाई शदीद बहरान का सामना कर रहा है और चाहता है कि आबनाए हरमुज को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस दबाव के बायस जल्द किसी न किसी हल की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो सकता है। अमरीका गुज़श्ता कई हफ्तों से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखे हुए है और उसके साथ साथ ईरानी तेल बरदार जहाजों की जब्ती और माली पाबंदियों के जरिए ईरान की तेल से हासिल होने वाली आमदनी को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। इस हिकमत अमली का बुनियादी मकसद ईरान को एक ऐसे अमन मुआहिदे पर मजबूर करना है जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। ट्रंप ने 26 अप्रैल को भी यह कहा था कि ईरान के पास तेल की तरसील के लिए अब कोई जहाज बाकी नहीं रहा और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो उसकी पाइपलाइंस दबाव के बायस फट सकती हैं। उन्होंने उस वक्त यह दावा किया था कि यह सब कुछ चंद दिनों में हो सकता है, लेकिन इन दावों के बरक्स तवानाई के माहिरीन खबरदार करते हैं कि किसी भी नाकाबंदी के मुकम्मल माली और सनती असरात जाहिर होने में महीनों लगेंगे और फौरी तौर पर किसी बड़े निजाम के मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का इम्कान ज्यादा नहीं। एदाद शुमार इस कशमकश की पेचीदगी को मजीद वाज़ेह करते हैं। तहकीकी इदारे कैपलर के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद ईरान की यौमिया तेल बरामदात में नुमाया कमी आई। मार्च में यह बरामदात तकरीबन 18,50,000 बैरल यौमिया थी, जो अप्रैल के आखिर तक कम होकर तकरीबन 5,67,000 बैरल रह गई। ईरान को तेल की पैदावार में उस कमी ने मजबूर किया है कि वह अपनी पैदावार को बरकरार रखने के लिए तेल को जमीनी ज़खायर और समंदर में मौजूद बड़े टैंकर्स में महफूज करे। ईरान के पास तकरीबन 9 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की जमीनी गुंजाइश है, जबकि उसके जेरे कंट्रोल 19 बड़े क्रूड कैरियर्स हैं जिनमें हर एक तकरीबन 20 लाख बैरल तेल जखीरा कर सकता है। ये जहाज दरअसल समुद्र में तैरते हुए जखायर का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये हिकमत अमली भी महदूद मुद्दत के लिए ही कारआमद साबित हो सकती है। ब्लूमबर्ग के तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान मौजूदा सतह पे तकरीबन 2 माह तक अपनी पैदावार जारी रख सकता है, जबकि कैपलर का अंदाजा है कि जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 12 से 22 दिन के लिए काफी हो सकती है और अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान को मई के वस्त तक अपनी यौमिया पैदावार 27,50,000 बैरल से कम करके तकरीबन 12 से 13 लाख बैरल तक लाना पड़ सकती है, जो एक बड़ी कमी होगी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि कुएं मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे, बल्कि पैदावार को जुज़वी तौर पे कम किया जाएगा ताकि निजाम पर दबाव कम रहे। दूसरी जानिब अमेरिका का दावा है कि ईरान की नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका और ईरानी बंदरगाह चाबहार में 20 से ज़ायद तेल बरदार जहाज फंसे हुए हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे, जबकि आम हालात में रोजाना सिर्फ 5 जहाज वहां मौजूद होते थे। यह सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि समुद्री रास्ते पर दबाव हकीकी है, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं हो सका। इसी खला को ईरान ने अपने शैडो फ्लीट के जरिए पुर करने की कोशिश की। यह एक पेचीदा नेटवर्क है जिसमें पुराने टैंकर्स, जाली कंपनीज और मुख्तलिफ परचमों के तहत चलने वाले जहाज शामिल हैं। गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान के कम अज कम 26 जहाज अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देकर तेल और गैस की तरसील में कामयाब रहे, जबकि टैंकर ट्रैकर के मुताबिक तकरीबन 40 लाख बैरल तेल पहले ही नाकाबंदी की लकीर उबूर कर चुका है, जिससे यह जाहिर होता है कि अमेरिका की जानिब से मुकम्मल नाकाबंदी अब तक अमली तौर पे मुमकिन नहीं हो सकी। ईरानी हुकाम इस सूरत हाल को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं और अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ ईरानी पार्लियामेंट की तवानाई कमेटी के रुकन अब्दुल हुसैन हिम्मती का कहना है कि कुओं के बंद होने या पाइपलाइंस के फटने के दावे महज नफ्सियाती दबाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी पैदावार के हवाले से कोई बड़ा मसला दरपेश नहीं, क्योंकि उसका निस्फ से ज्यादा तेल अंदरूने मुल्क इस्तेमाल होता है, इसलिए दाखिली जरूरियात के बायस कुएं बंद नहीं होंगे। अब्दुल हुसैन हिम्मती ने यह भी कहा कि ईरान अपनी बरामदात को कुछ अरसे तक जखीरा कर सकता है और अगर उसे मजबूर किया गया तो वह ऐसे इकदाम करेगा जिससे
سے پورے خطے کی تیل کی ترسیل متاثر ہو جائے گی۔ یہی موقف دیگر ایرانی رہنماؤں کے بیانات میں بھی جھلکتا ہے۔ ایرانی ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ بلند عالمی قیمتوں کے باعث ایران کی تیل آمدنی کم از کم 2 گنا ہو چکی ہے اور ایران تقریباً 12 لاکھ بیرل یومیہ کی سطح پر اپنی برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے اور اس نے ابھی اپنے تمام پتے نہیں کھیلے۔ ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین علاؤالدین بروجردی کا کہنا ہے کہ حالات میں یہ بیان معنی خیز ہے کہ آبنائے باب المندب کی اہمیت آبنائے ہرمز سے کم نہیں اور یمن اس راستے کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ آبنائے باب المندب بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے جوڑتی ہے اور یہ عالمی تجارت کی ایک اہم شاہراہ ہے جہاں سے روزانہ تقریباً 50 لاکھ بیرل تیل اور عالمی مائع قدرتی گیس کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، اور اگر یہ راستہ متاثر ہوتا ہے تو نہ صرف تیل بلکہ عالمی سپلائی چین بھی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے، اور یہ اس جنگ میں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا جو اس تنازع کو ایک علاقائی جنگ سے عالمی بحران میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی دوران ایران کے اندرونی سیاسی اور عسکری حالات بھی غیر یقینی کا شکار ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے بارے میں یہ بحث جاری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں۔ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے خلاف ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران مذاکرات میں رہبر اعلیٰ کے حکم پر ہی شامل ہوا تھا۔ یہ ابہام تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پاسداران انقلاب کے سربراہ احمد واحدی کی غیر موجودگی بھی سوالات کو جنم دے رہی ہے، جنہیں مارچ میں پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور اور دیگر سینئر افسران کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے پاسداران انقلاب کے ڈیپٹی آرمی چیف کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے اور آخری بار 11 فروری کو منظر عام پہ آئے تھے جب انہوں نے ایران کے جنوبی شہر شیراز میں ایران کے اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک ریلی میں دشمن کو ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی اور جنرل احمد واحدی کو اس لیے منظرنامے سے دور رکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور امریکہ اور اسرائیل ایران کو کمزور کرنے کے لیے ایک بار پھر ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں امریکی ناکابندی کے باعث اگرچہ ایران کی تیل برآمدات متاثر ہوئی اور ایران پر دباؤ بھی بڑھا، لیکن یہ کہنا کہ ایران کے تیل کے کنویں بند ہونے کے قریب ہے ایک مبالغہ آمیز دعویٰ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس اب بھی ذخیرہ کرنے کی گنجائش، متبادل راستے، داخلی کھپت اور علاقائی دباؤ کے کئی آپشنز موجود ہیں، لیکن امریکی قیادت کو ایران کی ناکابندی کا آپشن زیادہ قابل عمل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے امریکہ ایران کے حوالے سے اب تک کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ ایرانی رجیم تبدیل ہوئی، نہ ایران کے جوہری پروگرام پہ ایران کو جھکایا جا سکا، نہ ہی آبنائے ہرمز سے ایرانی قبضہ چھڑوایا جا سکا۔ ایران کا میزائل پروگرام اب بھی اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، جبکہ ٹرمپ کے دعووں کے برعکس ایران نے ہر میدان میں امریکہ کے خلاف مزاحمت کی اور امریکہ کو چاروں شانے چت کیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی معاونین کو ایران کے خلاف ایک طویل اور مسلسل ناکابندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی، کیونکہ ان کے نزدیک دیگر آپشنز پہ عمل کرنا زیادہ خطرناک اور غیر یقینی نتائج کا حامل ہو سکتا ہے، جن میں بڑے پیمانے پہ دوبارہ بمباری یا مکمل طور پہ تنازع سے پیچھے ہٹ جانے کا آپشنز بھی شامل ہے۔ یوں امریکہ ایک ایسے درمیانی راستے کو ترجیح دے رہا ہے جس میں دباؤ بھی برقرار رہے اور جنگ کی شدت بھی مکمل طور پر قابو میں نہ ہو۔ اس دوران ٹرمپ نے برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ کمیلا پارکر کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں دیے گئے ایک سرکاری عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں کامیابی کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ امریکہ بہت اچھا جا رہا ہے اور ایران کو عسکری طور پہ شکست دی جا چکی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ امریکہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر دے گا، لیکن زمینی حقائق مکمل طور پہ ایک مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے اس بات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ اس 2 ماہ طویل جنگ کے بعد یک طرفہ طور پہ فتح کا اعلان کر دیتے ہیں تو ایران اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرے گا، اور یہ تجزیہ محض عسکری نہیں بلکہ سیاسی تناظر میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جنگ اب وائٹ ہاؤس کے لیے ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ ہزاروں ہلاکتوں کے بعد امریکی عوام میں اس جنگ کی مقبولیت کم ہو چکی اور خدشہ ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو سال کے آخر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس کمیونٹی اس سوال پر بھی غور کر رہی ہے کہ اگر امریکہ اچانک پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک ابتدائی جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹرمپ اگر فتح کا اعلان کر کے خطے میں فوجی موجودگی کم کر دے تو ایران ممکنہ طور پہ اسے اپنی جیت سمجھے گا، جبکہ اگر امریکہ فتح کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں اپنی بھاری فوجی موجودگی برقرار رکھے تو ایران اسے ایک سیاسی یا سفارتی چال کے طور پہ دیکھے گا، لیکن اس سے لازمی طور پہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس پورے منظرنامے
नामे में व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ राबिते में है और किसी जल्दबाजी में कोई गलत मुआहिदा नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सदर सिर्फ ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को यकीनी बनाए और उसमें यह शर्त मौजूद हो कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद खुद अमेरिका में इस जंग के खिलाफ राय बढ़ती चली जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 25% अमेरिकी शहरियों का यह ख्याल है कि ईरान जंग से अमेरिका ज्यादा महफूज हुआ, जो इस बात की निशान नहीं करता है कि ट्रंप और उनकी हुकूमत पर सियासी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। ट्रंप इंतजामिया के अंदर भी यह तस्लीम किया जा रहा है कि सदर पर जंग खत्म करने का दबाव गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंतजामिया अब भी मुख्तलिफ फौजी ऑप्शन पे गौर कर रही है, जिनमें ईरानी क़यादत और अस्करी अहदाफ पर दोबारा फजाई हमले शामिल हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जमीनी हमले जैसे इक़दामात के इम्कानात पहले के मुकाबले में कहीं कम हो चुके हैं, जिससे एक बार फिर यह जाहिर हुआ कि अमेरिका अब एक महदूद लेकिन मुसलसल दबाव की हिकमत अमली जारी रखने में दिलचस्पी लेता है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इस जंग में अपनी कार्रवाइयों को नुमाया करते हुए एक मुख्तलिफ बयानिया पेश किया। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद एक्रेमिनिया ने तस्दीक की कि ईरानी लड़ाका तैयारों ने खलीज फारिस के इलाके में एक अमेरिकी फौजी अड्डे को कामयाबी से निशाना बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगरचे जंगबंदी का ऐलान हो चुका, लेकिन ईरान इसे जंग का मुकम्मल खात्मा नहीं समझता और किसी भी नई जारहियत का जवाब नए तरीकों और नए महाजों पर देने के लिए तैयार है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान ने आलमी सतह पर भी अमेरिका के इक़दामात को चैलेंज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी नुमाइंदे अमीर सईद एरवानी ने अमेरिकी नाकाबंदी को बैनुल अक़वामी पानियों में कज़ाकी करार देते हुए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखा और मुतालिबा किया कि ईरानी तजारती और तेल बरदार जहाजों पर कब्जे की सख्त मजम्मत की जाए और उन्हें फौरी तौर पर छोड़ा जाए। उन्होंने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत ईरान को इन इक़दामात का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इस जंग के असरात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आलमी मईशत भी इससे मुतासिर हो रही है। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना रेचल रियोज ने यह वाज़ेह किया है कि इस तनाज़े के असरात से निमटने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है, जबकि यूरोपीय कमीशन ने ईरान और लबनान में जंगबंदी की अपील करते हुए जोर दिया कि एक पायदार सिफारती हल निकाला जाए और आबनाए हरमुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि यह आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब खित्ते में कशीदगी का दायरा मजीद फैलता हुआ दिखाई देता है। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में हमले तेज कर दिए हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और एक कार्रवाई में हिजबुल्लाह के एक मुबैना ठिकाने को तबाह करने के लिए 400 टन से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ, जबकि लबनानी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में शहरी और इमदादी कारकुन मुतासिर हुए। और अगरचे जंगबंदी बरकरार है, लेकिन यह बहुत ज्यादा कमजोर और आर्जी नौइयत की है। और इस दौरान ईरान ने मुल्क में मुतहर्रिक मुबैना जासूसी नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए मालूमात बैरूने मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने ऐलान किया कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के असासे जब्त किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने बैरूने मुल्क मुकीम ईरानियों को वतन वापसी की दावत भी दी। दूसरी तरफ ईरान ने रूस और चीन के लिए परवाजों की बहाली का ऐलान किया, जो तकरीबन 60 रोज के वक्फे के बाद एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन उस पर भी अमरीकी दबाव मौजूद है, क्योंकि अमरीका वाज़ेह कर चुका कि जो भी इदारा ईरानी फजाई सरगर्मियों में मुआवनत करेगा वो पाबंदियों की जद में आएगा। इस दौरान आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एशियाई मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर गईं और ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल से तजावुज कर चुका है, जबकि अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें जंग के आगाज के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और पेट्रोल की औसत कीमत $4.18 फी गैलन तक जा पहुंची। यूं ईंधन की कीमतों में तकरीबन 40% इजाफा हुआ। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के जरिए ईरान को दबाव में लाकर इस जंग में फतह हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की कोशिश यह है कि वह अमेरिका को थका कर यह जंग खत्म करने पर मजबूर करे। यूं पूरा खित्ता इस वक्त एक ऐसे नाजुक तवाजुन पे है जिसमें एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है।